आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान के भाग 1 भारत और समकालीन विश्व के पहले चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति को बहुत ही आसान तरीके से सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को उसके उत्तरों सहित देखते हैं। तो आइए बिना रुके हम फ्रांसीसी क्रांति के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर देखते हैं। पहला जो आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है वह है फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई। फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई, तो इसके उत्तर को देखते हैं। फ्रांस में क्रांति की शुरुआत इन परिस्थितियों अथवा कारणों में हुई थी। पहला आपका हेडिंग है सामाजिक कारण। क्रांति से पूर्व फ्रांस में बहुत सामाजिक असमानता पाई जाती थी। पुरोहित तथा कुलीन श्रेणी के लोगों का जीवन बहुत विलासी था तथा उन्हें विशेष अधिकार प्राप्त थे। इसके विपरीत किसानों तथा मजदूरों का जीवन नरकीय था। यानी यहाँ का जो सबसे बड़ा वर्ग कुलीन था वे अपना जीवन अच्छे से जीते थे, लेकिन वहाँ का जो किसान और मजदूर था वह परेशान था। यह आपका पहले हेडिंग सामाजिक कारण में लिखना है। दूसरा है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में आपका है जो पूछा है क्या है वो कारण। फ्रांस का सम्राट लुई 16वां एक निरंकुश शासक था। वह सदा भोग विलास और आमोद प्रमोद में ही मस्त रहता था। उसका अपने अधिकारियों पर कोई नियंत्रण नहीं था और वे अपनी मनमानी करते थे। ये आपका दूसरा हेडिंग है। तीसरा आपका हेडिंग है आर्थिक कारण। फ्रांस के अनेक युद्धों में भाग लेने के कारण उसकी आर्थिक दशा बहुत खराब हो चुकी थी। इसके अतिरिक्त विलासी और आमोद प्रमोद पूर्ण जीवन ने देश की आर्थिक दशा को और भी अधिक बिगाड़ दिया था। अगला आपका हेडिंग है मनोवैज्ञानिक कारण। महान फ्रांसीसी दार्शनिकों मॉन्टेस्क्यू, रूसो, वॉल्टेयर आदि ने क्रांतिकारी विचारों ने भी फ्रांस के लोगों को राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक बुराइयों से अवगत कराया। और अगला जो आपका लास्ट पांचवा हेडिंग है तत्कालिक कारण। फ्रांस की बिगड़ती हुई आर्थिक दशा को सुधारने के लिए 173 वर्षों के पश्चात 1789 में स्टेटस जनरल का अधिवेशन बुलाया गया, जिससे कि एक कोई कानून पास करके यहाँ की दशा को सुधारा जा सके। अगला आपका प्रश्न है यानी प्रश्न नंबर 2 जो बुक में दिया है इम्पॉर्टेंट नहीं है, तीसरा इम्पॉर्टेंट है। 19वीं और 20वीं सदी की दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन सी विरासत छोड़ गई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका आंसर आपका है फ्रांस की क्रांति विश्व इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। विश्व विशेषकर यूरोप के इतिहास में इसका महत्व निम्नलिखित प्रभावों के कारण है। इसका जो पहला प्रभाव है, इसके कारण फ्रांस में सामंतवाद का अंत हुआ। दूसरा है फ्रांस की क्रांति ने विशेषता यूरोपीय देशों में तथा धीरे धीरे सारे विश्व में लोकतंत्र के विचारों को पनपने में सहायता की। इस क्रांति ने संसार में स्वतंत्रता की भावना को फूट फूट कर भर दी और तत्पश्चात जनता को अपनी प्रभुसत्ता का ज्ञान हुआ। चौथा आपका पॉइंट है फ्रांस की क्रांति ने समानता के आधार पर अधिकार दिए जाने की विचारधारा का प्रचार किया। इसके परिणाम स्वरूप कानून की दृष्टि में अमीर, गरीब, राजा, रंक आदि सबके अधिकार को
समान किए गए। अगला पॉइंट है, इस क्रांति ने बंधुत्व के विचारों को विश्व में फैलाया। इसी क्रांति ने यह बताया कि देश के नवनिर्माण के लिए प्रेम, एकता और सहयोग आदि सद्गुणों की अति आवश्यकता होती है। अगला आपका पॉइंट है 6वां, फ्रांस की क्रांति द्वारा विश्व में राष्ट्रीयता के विकास को प्रोत्साहन मिला। फ्रांस से प्रेरित होकर पोलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड, इटली आदि देशों में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। अब अगला जो इम्पोर्टेंट प्रश्न आपका है वह है 4था प्रश्न, उन जनवादी अधिकारों की सूची बनाएं जो आज हमें मिले हुए हैं और जिनका उद्गम फ्रांसीसी क्रांति में है। यानी कि फ्रांसीसी क्रांति के होने से ही आज कुछ अधिकार हुए हैं जो कि प्रत्येक देशों में लगभग है। तो आइए हम भारत में देखते हैं। भारत में हम निम्नलिखित 6 मौलिक अधिकारों से लाभप्रद हो रहे हैं। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, चौथा है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसके बाद आपका है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यदि हम इन अधिकारों का निरीक्षण करें तो हमें आसानी से इस बात का ज्ञान हो जाता है कि इनमें से बहुत से अधिकारों की उत्पत्ति का स्रोत फ्रांस की क्रांति ही हुई है। अगला आपका प्रश्न है जो कि इम्पोर्टेंट है, नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है। तो इसका आंसर है, नेपोलियन का जन्म 1769 ईस्वी में रोम सागर के द्वीप कोर्सिका की राजधानी अजासियो में हुआ था। वह असाधारण प्रतिभा का स्वामी था। उसने ब्रियनी और पेरिस के फौजी स्कूल में शिक्षा प्राप्त की थी। सेना में भर्ती होकर वह अपनी वीरता, असीम साहस और सैनिक योग्यता द्वारा उन्नति करता हुआ सेनापति बन गया। उसने ब्रिटेन, सार्जिनिया और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध विजय प्राप्त की। इसके पश्चात शीघ्र ही वह डायरेक्टरी का प्रथम बन गया और थोड़े समय पश्चात वह फ्रांस का सम्राट बन गया। नेपोलियन ने अपनी योग्यता तथा प्रशासकीय कुशलता के बल पर फ्रांस में शांति और व्यवस्था स्थापित की। नेपोलियन की गिनती विश्व के महान सेनापतियों में की जाती है। यह बहुत परिश्रमी, इरादे का पक्का, तलवार का धनी और बहुत वीर सैनिक था। उसने खेती के लिए नए तरीके अपनाए तथा नए नए कारखाने लगवाए। उसके कानूनों में अनेक सुधार किए जो लोग नेपोलियन के नाम से प्रसिद्ध है। नेपोलियन ने जब वह सेंट हेलेना में कैद था स्वयं कहा था कि मेरा सच्चा गौरव इसमें नहीं है कि मैंने 40 युद्ध जीते, क्योंकि वाटरलू की हार इन विजयों को कलंकित कर देगी, परंतु जिसको कोई नहीं कलंकित कर सकता तथा जो सदा रहेगा वह मेरा सिविल कोड है। यह वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी इसके बनाए गए जो नियम थे सिविल कोड के नाम से जाने जाते हैं। आज भी फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड, बेल्जियम, इटली और दक्षिणी अमेरिका के देशों में ये कानून कुछ परिवर्तनों के साथ लागू हैं। उसने प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा के साथ साथ तकनीकी एवं व्यापारिक शिक्षा की व्यवस्था की। उसने अध्यापकों को राजकोष से विकास के लिए फ्रांस में सड़कों का जाल बिछाया, नहरें बनवाई तथा पेरिस को एक अति सुंदर नगर बना दिया। उसने 1800 ईस्वी में फ्रांस के बैंक की स्थापना की। वह समाज में रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार और विशेष अधिकार नहीं पनपने देता था। इसीलिए प्रोफेसर म्लोयन ने कहा है,
संसार का सबसे महान समाज सुधारक नेपोलियन ही था। तो इस चैप्टर के यही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप सभी इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को अच्छे से कॉपी में लिख लीजिए और इसको याद कर लीजिए। इसी तरह के इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस चैनल पर बनाए जाते हैं और क्लास 9 से 12 तक के विद्यार्थियों की अच्छे से तैयारी करवाई जा रही है। आप सभी विद्यार्थियों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।